हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट फोकस आईएएस में। मेरा नाम है ललित त्यागी। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें हमारा टॉपिक था प्रांतीय राजवंश, जो प्रोविंशियल डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हमने लास्ट क्लास में बात की थी कश्मीर के बारे में। ठीक है, आज हमको बात करनी है मालवा के बारे में, यानी कि कश्मीर वाला हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम उससे आगे बात करते हैं। आज हम प्रांत लेते हैं अपना मालवा की तरफ चलते हैं। तो पहले मालवा का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसके बारे में जान लेते हैं कि मालवा है क्या, है ना। तो मालवा आर्थिक और सांस्कृतिक यदि दोनों की बात करें तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों दृष्टि से काफ़ी समृद्ध राज्य था। ठीक है, अब ये नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे था। अब वहाँ पे होने के कारण यदि देखा जाए तो इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है ना। तो ये इसी सामरिक महत्व की वजह से जो तुर्की विजेता थे उनकी नज़र मालवा पर सदा लगी रहती थी। ठीक है, अब ये यदि हम आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्थापत्य कला में भी मालवा का स्थान सर्वोच्च था, है ना। यहाँ के जो सुल्तान थे, जो इनकी राजधानी थी मांडू, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर महल बनवाए थे, मस्जिद बनवाई थी, मकबरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसी वजह से मालवा की जो ये राजधानी है मांडू को ये आप कह सकते हैं प्रदायक नगर की संज्ञा दी गई थी, यानी कि जो स्थापत्य के क्षेत्र में दूसरों को इंस्पायर करती है ऐसी सिटी। ठीक है, अब मालवा जो था वो गुजरात का प्रतिद्वंदी राज्य था, वो पड़ोसी भी था। ठीक है, तो आरंभ में तो यहाँ पे परमार वंशी राजपूत राजा जो थे उनका शासन था, लेकिन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया था और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये हमने पढ़ा था जब हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था तब। ठीक है, अब 1305 से 1398 तक, जब तक तैमूर का आक्रमण होता है, तब तक मालवा जो था वो दिल्ली के सुल्तान जो थे उनके अधीन रहा था। ठीक है, फिर जब 1398 में तैमूर आक्रमण कर देता है, उस वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा कोलैप्स होता है, जो अव्यवस्था है फैल जाती है। तो उसी का लाभ उठाकर दिलावर खां गोरी जो है वो 1401 और 1402 में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये माइंड में आएगा कि ये दिलावर खां गोरी कौन है। ठीक है, तो इसका देखिए, इसका मूल नाम जो था वो था हुसैन, लेकिन ये दिलावर खां की उपाधि जो थी इसको फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान की थी। ठीक है, जो नासिरुद्दीन महमूद था, कौन था नासिरुद्दीन महमूद? जब हमने परवर्ती तुगलक शासक पढ़े थे, आपको याद आना चाहिए 1388 से 1412 तक के बीच में जब हमने परवर्ती तुगलक शासक पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक शाह जो थे सेकंड, फिर हमने अबू बकर शाह के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में, जिसका 4 साल का टाइम पीरियड था, 1390 से 94 तक जो रहा था। ठीक है, तो वही नासिरुद्दीन महमूद शाह जो था, जो परवर्ती तुगलक शासक था, उसने 1390-91 में दिलावर खां गोरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, ये जो राज्यपाल वाली बात है ये आपको यहाँ पे भी याद रखनी है, मालवा के संदर्भ में भी। जब हम आगे बात करेंगे गुजरात के बारे में तो आपको गुजरात के संदर्भ में भी ये राज्यपाल याद रखना है, क्योंकि यही राज्यपाल होगा जो वहाँ पे भी सत्ता अपनी स्थापित करेगा। ठीक है, मतलब यही राज्यपाल पद पे जो होगा। बात क्लियर हो गई? तो मालवा का राज्यपाल कौन था? दिलावर खां, यानी कि यही बात क्लियर होगी। दिलावर खां गोरी या इसका मूल नाम पढ़ लीजिए हुसैन। ठीक है, तो ये था। अब जैसे ही यहाँ पे अव्यवस्था फैली इसके तैमूर के आक्रमण के बाद, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ये थोड़ा सा मालवा का बैकग्राउंड है। बात क्लियर है? अब दिलावर खां गोरी आता है, उसके बाद में हुशंग शाह, इसका दिलावर खां गोरी का बेटा आता है, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका जब बेटा आता है हुशंग शाह, वो मालवा को पूरी तरह स्वतंत्र करके स्वयं सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर लेता है। बात क्लियर है यहाँ तक की? सुल्तान की उपाधि आप इसलिए भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए थे, इसलिए सुल्तान की उपाधि ली। ठीक है, सुल्तान और बादशाह में तो चीज़ें क्लियर होंगी ना, कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे कुतुबुद्दीन के ऐबक के बाद में उन्होंने कहा था कि दिल्ली के जितने भी शासक होंगे वो सुल्तान होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम मुगलों को लेते हैं तो मुगल कौन है? मुगल बादशाह हैं। अभी 2015 में SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। नहीं, उसमें दिल्ली सल्तनत भी नहीं दिया था, उसमें कहा था कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का अंतिम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था इब्राहिम लोदी, एक ऑप्शन आपको बहादुर शाह जफर का भी दिया गया होगा, मतलब दिया गया है क्वेश्चन में। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें जफर भी दिया होगा। वो इस वजह से क्योंकि
वो मुगलों में अंतिम था। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक का नाम दे देगा और एक मुगल बादशाह जो है उसका अंतिम जो होगा मुगलों में अंतिम, उसका नाम दे देगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो बच्चे जो हैं इन्हीं दोनों ऑप्शन में टिक करेंगे। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं वो सुल्तान हैं, ठीक है, और मुगलों के जो शासक हैं वो बादशाह हैं। यहाँ पे बात क्लियर है? तो यानी कि उसका आंसर क्या होगा, अंतिम लोधी वंश में कौन था, इब्राहिम, तो इब्राहिम लोधी उसका था आंसर। बात क्लियर हो गई? खैर, हम आ गए अपने दिलावर खां गोरी, इसने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था, ठीक है, मालवा में। उसके बाद इसका बेटा था हुशंग शाह, वो बना था, ठीक है। अब हमें जो इसमें याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं महमूद खिलजी प्रथम से, ठीक है। महमूद खिलजी प्रथम का समय भी आप याद रखिए, और इसमें 2-3 बातें हैं वो भी आपको याद रखनी है। जैसे एक तो इसकी उपाधि जिसको हुशंग शाह ने दी थी, खान की उपाधि। हुशंग शाह कौन? दिलावर खां गोरी का बेटा, दिलावर खां गोरी जिसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक यदि पूछा जाए तो महमूद खिलजी था, और ये मालवा के शासकों में सबसे शक्तिशाली भी था, इसलिए भी आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसकी इसी प्रतिभा को देखते हुए हुसंग शाह ने इसको खान की उपाधि दी थी और इसको अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। चीजें इतनी क्लियर है ना? इसके बाद ग्यास शाह आता है, उसके बारे में हमको जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो 2-3 बातें याद रखनी है वो महमूद खिलजी सेकंड के बारे में याद रखनी है, ठीक है। टाइम पीरियड 1510 से 31 के बीच का है, ठीक है। अब इसने एक तरीके से आप ये कहेंगे कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में, मतलब इसके लिए कंडीशन जो थी इसके फेवर की नहीं थी, तब ये शासक बना था, है ना। मतलब इसके राज दरबार में क्या चल रहा था कि अमीरों की पार्टी बन रही थी, कि वो अपने एक दलगत राजनीति जिसको कहते हैं ना, वो चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे समय में दृढ़ निश्चयी एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी, लेकिन जो महमूद खिलजी है इसके अंदर ये सब गुण नहीं थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब अमीर जो षड्यंत्र कर रहे थे उनसे अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, और चंदेरी के राजपूत शासक जो थे रायचंद प्रभु, मेदनी राय की उपाधि देकर उनको अपना एक तरीके से आप ये कहेंगे मुख्य परामर्शदाता बना लिया था, और बाद में उसी को अपना वजीर भी बना लेता है, ठीक है। खैर, ये बातें हम राजपूतों में आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखनी है महमूद खिलजी द्वितीय के बारे में, कि इसके समय बहादुर शाह ने मालवा की स्वाधीनता का अंत कर उसे गुजरात राज्य में मिला लिया था। बात क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है कि गुजरात राज्य में इसको मिला लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कादिर शाह एक शासक बनता है, फिर उसका बेटा आ जाता है बाज बहादुर। तो बाज बहादुर के समय में अकबर ने मालवा को जीतकर 1562 में उसे मुगल साम्राज्य का भाग बना लिया था। इतनी बातें आप याद रखेंगे। चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक की? ठीक है। मालवा के बारे में आपको इतनी ही बातें जाननी है, और इतनी ही बातें यहाँ से आवश्यक हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। चीज़ें यहाँ तक की सब समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ, ठीक है। तो पहले गुजरात की थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। अब देखिए, गुजरात जो है वो पश्चिम भारत का एक समृद्ध राज्य था, ठीक है। यानी कि इसकी समृद्धि की वजह से ही जो तुर्की आक्रमणकारी थे वो हमेशा इसकी ओर अट्रैक्ट होते थे, गुजरात की तरफ, ठीक है। क्यों? उनको धन चाहिए था, है ना। हमने जब पढ़ा था तो महमूद गजनवी के बारे में हमने पढ़ा था कि सोमनाथ के जो प्रसिद्ध मंदिर था वो उस पर आक्रमण करके वहां से बहुत सारा धन, अपार धन लूट कर ले जाता है ना। तो ये गुजरात इसी वजह से ये अट्रैक्ट होते थे लोग, क्योंकि गुजरात समृद्ध था। बात क्लियर है ना इतनी? 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये डेट आप याद रखेंगे, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो भी, ठीक है। वैसे जब हमने खिलजी के बारे में पढ़ा था तो वहां मैंने लिखाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तब से लेकर और जब तैमूर लंग का आक्रमण होता है तब तक गुजरात जो था वो दिल्ली सुल्तानों के अधीन रहा था, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ठीक है। यानी कि कब तक? जब तक तैमूर लंग आक्रमण करता है 1398 में, यानी कि 101 साल आप कह सकते हैं। बात यहाँ तक की क्लियर है? चलिए, अब मैंने जो आपसे वो राजपाल वाली बात कही थी कि वो बात आपको याद रखनी है, उसके बारे में आते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि जफर खां के बारे में। इसका शासन आप याद रखेंगे 1407 से 11 तक का है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा, मैंने वो राजपाल वाली बात इसलिए कही थी क्योंकि यही जो परवर्ती तुगलक शासक थे 1391 में, जो इसकी बात हमने अभी की थी मालवा पढ़ते समय, नासिरुद्दीन महमूद की, उसी ने जफर खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया था और उसे मुजफ्फर खां की उपाधि दी थी।
बात क्लियर है इतनी? उसे मुजफ्फर शाह की उपाधि दी थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जफर खां जो था, दिल्ली के जो सुल्तान थे, इनके द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यही सेम मालवा में नासिरुद्दीन महमूद ने राज्यपाल नियुक्त किया, उसने बाद में स्वतंत्र सत्ता बना दी, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। सेम गुजरात में भी जफर खां, इसको राज्यपाल बनाया था नासिरुद्दीन महमूद ने, और इसने भी आगे चल के क्या किया, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। चीज़ें यहाँ तक की क्लियर हैं। दूसरा फैक्ट आप इसके बारे में ये याद रखेंगे कि जफर खां दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था, ठीक है। और एक आपको ये याद रखनी है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, मुजफ्फर शाह ने की थी। चीज़ें यहाँ तक की मेरे हिसाब से सब क्लियर होंगी, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद अहमद शाह की तरफ, जिसका टाइम पीरियड है 1411 से 42। इसके बारे में 2-3 बातें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अहमद शाह स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। वैसे यदि केवल ऐसे पूछा जाए कि गुजरात में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था, तो मुजफ्फर शाह आंसर होगा। लेकिन जैसे वो होता है ना, हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश का नाम लिया जाता है, समझ गए आप बात को। तो इसी तरीके से गुजरात में भी अहमद शाह जो थे वो स्वतंत्र गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये इसकी एक बात ये थी अहमद शाह की कि ये साहसी था और साथ ही साथ ये युद्ध प्रिय था, इसको वार बहुत पसंद था, है ना। तो ये अपने पूरे टाइम पीरियड में क्या करेगा, जिसका जो ये 30-31 साल का लगभग टाइम पीरियड रहा है, इस पूरे में ये अनवरत युद्ध लड़ता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। और इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसने कभी हार का मुंह नहीं देखा या ये कभी किसी से हारा नहीं, ठीक है। अब इसमें आप इसके यदि गिनेंगे कि कौन कौन इसने जीता, तो इसने जूनागढ़ पे विजय प्राप्त की, मालवा को जीता, राजपुताना के जो राजा थे, उनके आसपास के जो नगर प्रदेश थे, उन सब पर इसने विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और एक डेट आप याद रखेंगे इसके टाइम पीरियड की, वो है 1413 की, ठीक है। जो अब मतलब अभी हम ये बात करें करंट की, तो इस समय थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि अहमद शाह ने ही अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी, अहमदाबाद एक नवीन नगर की स्थापना की थी, ठीक है। और बाद में इसने इसको अपनी राजधानी बना दिया था, समझ गए बात क्लियर है कि पहले जो गुजरात की राजधानी पाटन थी, पाटन को चेंज करके इसने क्या कर दिया, अहमदाबाद को बना दिया था। तो 1413 में अहमद शाह ने अहमदाबाद एक नवीन नगर की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि इसकी मैं आपसे थोड़ा सा धार्मिक नीति और सांस्कृतिक उपलब्धि, ये दोनों भी डिस्कस करता हूँ। तो इसकी धार्मिक उपलब्धि जानिए, एक तरीके से असहिष्णु था, है ना। अब इसने सिद्धपुर नामक जो उत्तरी गुजरात के प्राचीन तीर्थ स्थल थे, उनको नष्ट कर दिया था, वहाँ के जो मंदिर थे उनको नष्ट करा दिया था, मंदिरों का विनाश करवा दिया था, ठीक है। और यही सिद्धपुर का जो अभियान था, इसके बाद ही अहमद शाह ने पहली बार गुजरात में जजिया लगाया था, है ना। यानी कि इससे पहले गुजरात में जजिया कर नहीं लगाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी सारी बातें? उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो अहमद शाह के बारे में ये भी याद रखना है आपको कि इसने पहली बार गुजरात में जजिया लगाया था, ठीक है। यदि हम इसकी कल्चरल जो इसकी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है, उनके बारे में बात करें, तो इसने कला को थोड़ा सा संरक्षण दिया, है ना। इसने वास्तुशास्त्र को भी संरक्षण दिया, ठीक है। इस्लामी और गुजरात के जो जैन स्थापत्य कला का समन्वय है, इसने वो समन्वय किया और बहुत सारे बड़े बड़े मस्जिद, खानकाहें, मदरसों का निर्माण करवाया, ठीक है। यदि हम इसके प्रसिद्ध की बात करें कि क्या प्रसिद्ध है जो इसके समय बनवाया गया हो, तो अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद है वो प्रसिद्ध है इसके निर्माण में, समझ गए बात क्लियर हो गई। अब अहमद शाह एक प्रतिभा संपन्न कवि भी था, ठीक है। उसके समय में एक मिस्र के विद्वान थे बदरुद्दीन दमामिनी, उन्होंने गुजरात की यात्रा की थी और उन्होंने अहमद शाह को कहा था कि सुल्तान में विद्वान और विद्वानों का सुल्तान है कौन, अहमद शाह, ठीक है। यानी क्या कह दिया, सुल्तानों का विद्वान और विद्वानों का सुल्तान। बात क्लियर हो गई मेरी। अब इसके बाद 1442 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में 2-3 और आते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय आता है, तो उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आता है महमूद बेगड़ा प्रथम, जो 1459 से 1511 तक उसका टाइम पीरियड रहता है।
लेकिन उसके बारे में हमको ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है कि महमूद बेगड़ा गुजरात का महानतम शासक था। ठीक है, अब इसके टाइम की जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके पुर्तगालियों से रिलेट हो जाती हैं और पुर्तगालियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि महमूद बेगड़ा के बारे में। समझ पाए आप मेरी बात को? क्योंकि 1511 तक इसका टाइम पीरियड है और हम जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के समुद्र तट पर पहुंच जाता है ना। तो यहाँ से देखिए पुर्तगालियों के, अब ये क्या होता है असल में, तो पुर्तगाली जो थे, जैसे ही वास्को डी गामा पहुंच जाता है, कालीकट के समुद्र तट पर पहुंच जाता है, तो कुछ टाइम बाद ही पुर्तगाली जो हैं वो खंबात और गुजरात के जो ये पोर्ट थे, जो अन्य बंदरगाह थे, इनके लिए खतरा बन जाते हैं। ठीक है, क्यों? एक समय ये भी है कि उस समय गुजरात जो था वो भारतीय उपमहाद्वीप का एक व्यापारिक केंद्र था। बातें यहाँ तक की क्लियर हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं गुजरात पे जो बंदरगाह हैं उनके लिए पुर्तगाली खतरा बन जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आगे जाके इन सब बातों को लेके कॉन्ट्रडिक्शन होता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, जब महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है 1511 में, महमूद बेगड़ा के बारे में कहा जाता है कि एक विचित्र सा पुरुष था, है ना। बारबोसा जो है, बारबोसा उसके बारे में कहता है कि ये एक विष पुरुष था। उसका कहने का मतलब ये है कि वो ये कहता था बारबोसा कि महमूद बेगड़ा को बचपन से ही किसी एक विष का नियमित रूप से सेवन कराया जाता था, उसको बचपन से ही कोई एक जहर पिलाया जाता था। ठीक है, और वो कहता इसलिए था ऐसा क्योंकि उसने ये कहा कि उसके हाथ पर यदि कोई मक्खी भी बैठ जाती है ना, तो वो मक्खी थोड़ी देर बाद अपने आप मर जाती है। समझ पाए आप मेरी बात को? इसलिए बारबोसा महमूद बेगड़ा को विष पुरुष कहता था। ठीक है, एक और बार्थोमा थे एक व्यक्ति, वो कहते हैं कि इसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वो उन्हें अपने सर के पीछे बांधता था। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, बस जानना ये जरूरी था कि बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विष पुरुष कहा है। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक की। अब महमूद बेगड़ा के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है, तो उसके बेटे के बारे में भी एक दो बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं जो ज़रूरी हैं। जैसे मुजफ्फर शाह सेकंड 1511 से 26 तक का। ठीक है, इसका नाम था खलील खां, लेकिन ये मुजफ्फर शाह द्वितीय की उपाधि धारण करता है और गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सज्जन और सक्रिय शासक था, मतलब एक्टिव रहता था अपने शासन में, है ना। तो ये दयालु भी था और इसकी दयालुता के कारण ही इसको मुजफ्फर हलीम या दयालु कहा जाता था। ठीक है, इसके समय की इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके समय में जो हज यात्री होते थे उनसे जहाज का किराया नहीं लिया जाता था। ठीक है, इसलिए ये आपको थोड़ा याद रखना है। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब ये मर जाता है तो अमीर इकट्ठा हो जाते हैं और वो सिकंदर खां को शासक बनाते हैं। ठीक है, लेकिन सिकंदर खां जो था वो अत्यंत विलासी था। समझ गए आप मेरी बात को? फिर उसके बाद में क्या होता है, जब वो मर जाता है तो बहादुर शाह 1526 से 37 तक एक शासक बैठता है जो गुजरात का अंतिम शासक था, इसलिए इसके बारे में जानना है बस। ठीक है, कि ये गुजरात का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, अंतिम महान शासक था। अब इसके टाइम पीरियड की कुछ बातें हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी थी। जब पुर्तगाली पढ़ते टाइम हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली राज्यपाल थे नीनो डी कुन्हा, है ना, आपको याद आएगा 1530 तक गोवा तक वो पहुंचते हैं। 1531 में हमने आपको बताया था कि वो दीव पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और यही बहादुर शाह है जो पुर्तगालियों को बुरी तरीके से हराता है और गोवा को छीन लेता है ना। ये बातें हमने सब पढ़ी हैं जब हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था तब। चीज़ें क्लियर हैं। अब हुमायूं क्या करते हैं, चंपानेर में अपने नाम के चांदी और सोने के सिक्के जारी कराते हैं। 1572 में अकबर क्या करता है, गुजरात को अपने राज्य में मिला लेता है और गुजरात का जो स्वतंत्र अस्तित्व था वो समाप्त हो जाता है। चीज़ें यहाँ तक की क्लियर होंगी मेरे हिसाब से। मैं अपनी बातें आपको समझा पाया, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम राजपूताना के बारे में। क्लियर है बातें? चलिए अब राजपूताना के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने मालवा के बारे में बात कर ली, हमने उससे आगे बात कर ली, अब हम आते हैं राजपूताना के बारे में। ठीक है, चलिए अब इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। तो उत्तर भारत में राजपूतों ने जिस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया ना, वो क्षेत्र जो था वो उनके नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, जैसे आप इसमें कहेंगे राजस्थान। राजस्थान का मतलब क्या हुआ, यदि आप इसको तोड़ लें, राज प्लस स्थान, ठीक है, यानी कि राजकुमारों का निवास स्थान। बात क्लियर है?
तो उत्तर भारत में राजपूतों ने जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया वो उनके नाम से पुकारा जाने लगा था। उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है, जैसे राजस्थान को आप अगर दो भागों में तोड़ लें, जो आपने संधि विच्छेद जैसी चीजें पढ़ी होंगी, तो उसमें आप देखेंगे कि राजस्थान यानी कि राजकुमारों का निवास स्थान। ठीक है, अब इसमें स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र दोनों तरीके के राज्य जो थे वो शामिल थे। बात क्लियर? जैसे अब इसमें हम मेवाड़ की भी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जो गुहिलोत राजवंश के अंतर्गत मेवाड़ एक प्राचीन राजवंश था और इसकी राजधानी जो थी वो उदयपुर के निकट नागदा थी। ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई इतनी? अब यहीं पे चीजें स्टार्ट होती हैं कि गुहिलोत वंश का जो बप्पा रावल थे उन्होंने 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ये जो अरब आक्रमणकारी आते हैं उनका भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर लेते हैं। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में इल्तुतमिश जो है वो नागदा पर अटैक करता है और नागदा को बुरी तरीके से नष्ट कर देता है। ठीक है, अब नागदा जब नष्ट हो जाता है तो उसके बाद में ये जो राजपूताना शासक थे जयक्षेत्र सिंह, वो चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं। बात क्लियर? ये बैकग्राउंड समझते रहना। ठीक है, फिर 1303 में अलाउद्दीन जो हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और उस समय वहां का जो शासक था वो था राणा रतन सिंह। मुझे लगता है कि यहां से आपको कुछ परिचित से नाम मिलेंगे, राणा रतन सिंह। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है कि जब आक्रमण होता है तो राणा रतन सिंह जो है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो आत्मसमर्पण होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट उसका यह आता है कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, खिज्र खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है और चित्तौड़ का नाम बदल दिया जाता है और उसका नाम रखा जाता है खिजराबाद। ठीक है, लेकिन मेवाड़ में खिलजी वंश का जो शासन है वो परमानेंट नहीं रहा, टेम्परेरी रहा। ठीक है, बात यह है कि खिलजी वंश के पतन के बाद ही राजनीतिक व्यवस्था होती है और उसका फायदा उठाकर हम्मीर जो हैं वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं और चौहानों को हटाकर सिसोदिया वंश की नींव डाल देते हैं। बात क्लियर हो गई? किसकी अब नींव किसकी आ गई यहाँ पे? सिसोदिया वंश की, चौहानों को हटा दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन हम्मीर के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है हम्मीर जो थे वो चित्तौड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। बात क्लियर हो गई इतनी यहाँ तक की? अब उसके बाद हम्मीर होता है, हम्मीर के बाद उसका बेटा है क्षेत्र सिंह, वो शासक बनता है और उसके बाद उसका बेटा होता है लाखा सिंह। लाखा सिंह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लाखा सिंह के बारे में आपको ये जान रखना है कि इसी के शासन काल में जावर में चांदी तथा शीशे की खानों की खोज हुई थी, इसलिए मैंने लाखा सिंह के बारे में ये एक लाइन लिखी है। ठीक है, उसके बाद में लाखा के बाद में मोकल शासक बनता है। ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी हमको नहीं जानना है, हमको जानना है राणा कुंभा के बारे में कुछ बातें। ठीक है, राणा कुंभा, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ये अब आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, 1433 से और 68 तक का उनका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब जब मोकल है, मोकल के पश्चात उसका बेटा है राणा कुंभा, वो उत्तराधिकारी बनता है। इसका एक्चुअल में नाम जो था वो था कुंभकर्ण, है ना। ये एक अच्छा योद्धा था, एक महान योद्धा था। बात क्लियर? इसने मेवाड़ को मध्य भारत में एक शीर्षस्थ राज्य में परिवर्तित कर दिया था, सुप्रीम स्टेट बना दिया था। बात क्लियर है? जैसे ही गद्दी पर बैठा तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, जो भी मेवाड़ के षड्यंत्रकारी थे उन सब षड्यंत्रकारियों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से उनका पता किया और उन सभी को दंडित किया। बात क्लियर हो गई? अब ये कुछ जीत इसको मिलती है, कुछ विजय करता है, जैसे इसमें मालवा की विजय भी शामिल है। तो मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा क्या करता है, चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है, कि किस स्मृति में बनता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन हो जाएंगे, कौन किसने बनवाया, दूसरा किस वजह से बनवाया। ठीक है, तो मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा क्या करता है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या उसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाता है। ठीक है, और चित्तौड़ के इस कीर्ति स्तंभ को हिंदू देव शास्त्र का कोश कहा जाता है, ये बात आप भूलेंगे नहीं। चीजें क्लियर हो गई? अब यदि मैं राणा कुंभा की कुछ अचीवमेंट के बारे में आपको बताऊं जो जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल वो फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ पा रहे हैं, और जो संभावित हैं वो फिर पीछे की तरफ लिखे हैं। चीजें क्लियर हो गई? तो यदि मैं इसकी उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो इसने जयदेव कृत जो गीत गोविंद है
उस पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। और ये क्वेश्चन जो है आपको मतलब +2 के लेवल से लेके यूपी पीसीएस तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ पाए। यूपीएससी में ऑप्शन के रूप में ये आया है। इवन यहाँ तक आप देखेंगे जब नेट जेआरएफ वाले बच्चे होते हैं उनके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है, समझ पाए यहाँ तक की बातें। एक अगली बात, उसने एक लिंग महात्म्य का अंतिम भाग का ये रचयिता भी है, ठीक है, एक लिंग महात्म्य, ठीक है। राणा कुंभा को संगीत में भी इसकी रुचि थी, है ना। ये खुद भी एक महान संगीतकार था, एक अच्छी वीणा बजाता था, ये कुशल वीणा वादक भी था, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध, ये आप भूलेंगे नहीं। देखिए, एक तो आपको इसमें संगीत मीमांसा बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है, संगीत रत्नाकर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूंड प्रबंध, इन ग्रंथों की भी इसने रचना की है, ठीक है। अब ये खुद विद्वान तो है, तो ये क्या करेगा, साथ ही साथ ये जो कलाकार हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करेगा, जो विद्वान हैं उनको भी संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। जैसे विजय स्तंभ अभिलेख के जो रचयिता हैं अत्रि और महेश, उन दोनों को इसने संरक्षण दे रखा था। अत्रि का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। महेश का भी पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता पूछा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? तो पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राणा कुंभा जो है महानतम शासकों में से एक था। मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक की? तो इस तरीके से ये, इसके बारे में इतनी बातें तो आपको याद रखनी है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ जितने भी संभावित चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में हमने बात की, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि इसके बाद उदा जो है, उदा गद्दी पर बैठता है, यानी कि उदा कौन था, इसका बेटा था, और इसी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, ठीक है। 1468 से 73 तक इसने शासन किया था। क्योंकि ये इतना कम शासन इसका इसलिए रहा क्योंकि जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो इसको अपदस्थ कर दिया था और इसका जो छोटा भाई था रायमल, उसको गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। अब रायमल का जो शासनकाल था 1473 से 1508 तक रहा। वो कई चीज़ें उसमें रही कि उसको इंटरनल चीज़ें भी देखनी पड़ती थी, आंतरिक संघर्ष भी चल रहा था, बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे, ठीक है। तो रायमल जब मर गया तो उसके बाद उसका बेटा था राणा सांगा, ठीक है। राणा सांगा गद्दी पर बैठा, इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हमको जाननी है, ठीक है। तो राणा सांगा गद्दी पर बैठा, इसका नाम था राणा संग्राम सिंह, है ना। ये बाबर का समकालीन था और मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था। एक तो ये समकालीन वाली बात आप याद रखेंगे क्योंकि समकालीन पूछा जाता है, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में जो मेवाड़ का जो गौरव था, जो प्राइड था, वो एकदम पीक पॉइंट पे था, चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है। 1517-18 में घटोली का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली सल्तनत में हमने लोदी डायनेस्टी पढ़ी थी, उसका अंतिम शासक, या इतिहास में हम पढ़ते हैं कि अंतिम सुल्तान, समझ गए? जो मैंने बताया आपको 2015 में SSC CHSL में क्वेश्चन आया था। बातें क्लियर हो गई? इतनी चीज़ें यहाँ तक की क्लियर हैं। उसके बाद क्या होता है कि खानवा का युद्ध होता है 1528 में, तो उसके सरदार ही क्या करते हैं, उसको जहर दे के मार देते हैं 1528 में, ठीक है। तो राणा सांगा के बारे में इतनी बातें थी जो आपको याद रखनी थी। आगे हम बात करेंगे, थोड़ी सी बातें मैं आपको केवल कहानी के रूप में सुनाऊंगा मारवाड़ के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में, ठीक है। उड़ीसा में जो नरसिंह प्रथम और नरसिंह द्वितीय हैं, इन दोनों के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी जरूरी हैं, ठीक है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कामरूप के बारे में, असम के बारे में कुछ बातें हमको पढ़नी है, ठीक है। खानदेश के बारे में 1-2 बातें बताएंगे, फिर बहमनी साम्राज्य की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अपनी सभी बातें समझा दी हैं और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आई भी होंगी। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में यदि कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, बहुत जल्दी होगी दूसरी क्लास भी। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।